हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल अटेम्प्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, PYQ जेईई मेन 2023 का पहला सवाल 15 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया था और ये कहता है इफ़ द सेट, मतलब एक सेट है जो कि कंटेन करेगा रियल पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये ऐसा लिखा है z माइनस जेड बार प्लस जेड जेड बार 1 2 माइनस 3z प्लस 5z बार। जो सेट दिया है ना वो इसका रियल पार्ट कंटेन करेगा और z के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 3 है, तो z को हम मान सकते हैं 3 प्लस आयोटा वाई। इमेजिनरी पार्ट तो पता नहीं है। इज इक्वल टू इंटरवल अल्फ़ा से बीटा, देन इसका वैल्यू फाइंड करना है। मतलब अगर तुम ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये जो पूरा है ब्रैकेट के अंदर, इसको जब तुम इवेल्यूएट करोगे तो कोई रियल पार्ट आएगा, तो जो रियल पार्ट आएगा वो y के टर्म्स में आएगा ना, तो उसका जो रेंज है वो निकालना है। वही तो चीज़ लिखा है कि ये सेट जो है वही कंटेन कर रहा है, मतलब रियल पार्ट कंटेन कर रहा है इसका। तो इसका तो बहुत सारा रियल पार्ट एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि y एक वेरिएबल है, y के टर्म्स में बहुत सारी वैल्यूज़ आएगी, तो उसका रेंज निकालना है। ठीक है, तो फिर दिया है उसने 24 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा z माइनस जेड बार क्या होता है बताओ? 2 टाइम्स ये होता है ना, 2 टाइम्स इंटू आयोटा, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये होता है ना। जैसे अगर z है 3 प्लस आयोटा y, तो z बार क्या होगा? 3 माइनस आयोटा y होगा ना। दोनों को अगर तुम घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 आयोटा y आ जाएगा ना। तो वही चीज़ है। अब इसका रियल पार्ट जो है, जैसे 2 आयोटा y लिख दिया, z बार को क्या लिख सकते हैं? z इंटू जेड बार क्या होता है? ये होता है ना मॉड z का स्क्वायर, और मॉड z के स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 3 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 5z बार। डायरेक्टली इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो 2 माइनस 9 प्लस 15 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3y माइनस 5y माइनस 8 आयोटा y। ठीक है, इसका रियल पार्ट हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी सिर्फ इतने पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो ये 1/8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस आयोटा 2y अपॉन 1 माइनस ये। ठीक है, अब इसको 1 प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, रैशनलाइज कर रहा हूँ। तो रैशनलाइज करने से क्या होगा? नीचे तो बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बॉर्डर तो सिर्फ रियल पार्ट के लिए करना है ना, क्योंकि सेट एस मतलब सेट क्या कंटेन कर रहा है? रियल पार्ट ही कर रहा है। तो इस पूरे का रियल पार्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पे 8 भी आएगा। तो अगर इसका सिर्फ तुम रियल पार्ट निकालोगे तो रियल पार्ट कब आएगा? जब ये वाई स्क्वायर प्लस 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 दे देगा वो, है ना। उसके बाद जब ये वाई स्क्वायर प्लस 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो इमेजिनरी दे देगा ना, क्योंकि आयोटा का फैक्टर है वाई के साथ। ठीक है, अब जब ये अब इसका बारी, अब आयोटा इंटू 2y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, क्योंकि आयोटा फैक्टर है। लेकिन जब ये आयोटा इंटू 2y इस आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो एक रियल वैल्यू आएगा, जो कि होगा माइनस 2y स्क्वायर। तो सिंपली हम देख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जो भी वो दिया था वो क्या आ गया? 1/8 इंटू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आया था, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10, है ना। 9 प्लस 9 को लिख दिया 10 माइनस 1 और 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको तुम लिख सकते हो 1/8। ठीक है, अलग अलग कर लो, एक काम करो। ठीक है, इसको अलग अलग करोगे तो आ जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसका रेंज अब निकालना है, तो इसका रेंज तो सिंपल है। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर कहाँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 1 से इन्फिनिटी वेरी करेगा ना, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर तो 0 या 0 से बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, उसमें एक जोड़ोगे तो ये 1 से इन्फिनिटी तो जाएगा। अच्छा बस, तो फिर तो 1/8 हो गया
10 अपॉन कोई ऐसा चीज़ जो कि 1 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है -1। तो इसका वो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब जो इतना चीज़ है वो मिनिमम हो। ये मिनिमम होगा तब तो ये पूरा चीज़, मतलब अगर 1 + y² मिनिमम होगा तब तो 10 अपॉन 1 + y² मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना वैल्यू ज़्यादा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका? मैक्सिमम होगा 1/8 जब 1 + y² का वैल्यू कितना हो? 1 हो। तो 10 - 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 9/8 हो गया। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 1/8 मिनिमम वैल्यू जब y² + 1 कहाँ को टेंड कर जाए? इन्फिनिटी को। तो ये मिनिमम वैल्यू इसका 1/8 हो जाएगा। अच्छा, इसका रेंज जब लिखोगे ना तुम, तो रेंज इसका आएगा जैसे रेंज इसका आएगा -1/8 से 9/8। ठीक है, यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ ओपन आएगा। यहाँ ओपन क्यों? क्योंकि -1/8 कब अटेन करेगा ये वैल्यू? जब y² + 1 इन्फिनिटी को टेंड कर जाए। लेकिन प्रैक्टिकली इन्फिनिटी को तो टेंड कुछ कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि इन्फिनिटी तो डिफाइन नहीं होता। इसीलिए -1/8 कभी ये एग्जैक्टली -1/8 अटेन नहीं करेगा, उसको मतलब टेंड करेगा, लेकिन एग्जैक्टली 1/8 कभी -1/8 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा और यहाँ पे क्लोज, तो रेंज आ गया। ठीक है, अल्फ़ा से बीटा दिया था ना रेंज, तो वो आ गया -1/8 से 9/8, है ना। तो बीटा माइनस अल्फ़ा अब निकाल लो। बीटा माइनस अल्फ़ा आ गया 10/8, 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो सवाल कहता है लेट एस बी अ सेट विच कंटेन्स, मतलब z कंटेन करता है वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दे रखा है z बार, ये बार है ऊपर। ठीक है, z बार ये दे रखा है आयोटा z² प्लस रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है सिग्मा z बिलोंगिंग टू s, उसके मॉड का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो z को मैं मान लेता हूँ x + आयोटा y, तो z बार कितना हो जाएगा? x - आयोटा y हो जाएगा। तो x - आयोटा y हो गया आयोटा इंटू z² क्या हो जाएगा? x² - y² प्लस 2 आयोटा xy प्लस रियल पार्ट ऑफ z कितना है? x है। तो अब जब तुम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करोगे तो आ जाएगा, जैसे इसका रियल पार्ट कितना है? इसका रियल पार्ट है x, LHS का रियल पार्ट तो x है ना, और इसका इतने का रियल पार्ट कैसे आएगा? जब ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, मतलब -2xy। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, x अगर तुम कॉमन ले लो 1 + 2y, तो यहाँ से दो चीज़ आ गया, या तो x 0 हो और y कुछ भी रियल हो, या तो y -½ हो और x कुछ भी रियल हो, या दोनों, और x भी 0 हो और y भी -½ हो। ठीक है, इतनी 3 कंडीशंस है। अच्छा, जब तुम इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे, तो रियल पार्ट इक्वेट कर दिए, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट -y है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा? जब आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा और x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये थर्ड केस लो, अगर ये ट्रू है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं करेगा, क्योंकि देखो -y हो जाएगा ½ x² + x 0 और -y² हो जाएगा -1/4। ठीक है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इसको हम काट सकते हैं, सिर्फ ये 2 कंडीशन होंगी। अच्छा, केस 1 ले लो, x 0 हो, अगर x 0 हो गया तो y = y² आ जाएगा। यहाँ से y का या तो वैल्यू 0 होगा या y 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना z पॉसिबल है? यहाँ से एक z तो ये पॉसिबल है 0,
z1 जैसे बोल दूँ, और एक z पॉसिबल है 0 प्लस आयोटा, जो कि आयोटा ही होगा, 2 मिल गया। अब केस 2, y माइनस हाफ अगर हो गया, तो अगर माइनस हाफ हो गया y, ये तो इस इक्वेशन में अब डालो, तो माइनस हाफ का ये हाफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/4। ठीक है, दोनों तरफ 4 से गुना कर दो तो ये 2 बन जाएगा, 4x² प्लस 4 और -3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये बन गया। क्या कर दिया ये? हाँ, अब ये स्प्लिट हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 में और 2x प्लस 3 में। ठीक है, हाँ सही स्प्लिट है। तो यहाँ से x हाफ आ गया या x माइनस 3/2 आ गया। तो यहाँ से कितना z आ गया? तीसरा z आ जाएगा। अगर x हाफ ले लिए तो हाफ माइनस आयोटा/2 और z4 आ गया -3/2 माइनस आयोटा/2। ठीक है, तो 4 z हमको मिल गए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 0। इसका स्क्वायर कितना होगा? 1। ठीक है, इसका मॉड का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 प्लस 1/4 1/2। इसके मॉड का स्क्वायर कितना होगा? 9/4 प्लस 1/4 10/4 मतलब 5/2। अब इसको ऐड कर दो, यही तो पूछा है ना, सिग्मा z² पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 3, 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, 4 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। लेट W बी Z, यहाँ पे शायद Z बार आएगा, Z इंटू Z बार। एक मिनट, हाँ ये लिखा है लेट W बी Z बार प्लस K1Z प्लस K2 आयोटा Z प्लस लैम्डा टाइम्स 1 प्लस आयोटा वेयर K1 K2 आर रियल क्वांटिटीज़, पर रियल पार्ट ऑफ W 0। मतलब जैसे अगर तुम Z को x प्लस आयोटा y मानोगे ना, तो W का कुछ रियल पार्ट आएगा, कुछ इक्वेशन आएगा। ठीक है, x y के टर्म्स में कुछ आएगा, है ना, मतलब x y का कोई फंक्शन आएगा। तो जो आएगा ना वो इक्वल टू 0 करोगे तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ऐसा ये बोल रहा है, जिसका रेडियस 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टचिंग द लाइन y इज इक्वल टू 1 एंड y एक्सिस। If the curve imaginary part of W is equal to 0 intersects C at A and B, then 30 times of AB का स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो काम करो, सबसे पहले तो वो सर्कल जो बोला है ना इसने, वो हम बना लेते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि और y इज इक्वल टू 1 लाइन, ये बना लिया मैं, है ना, y इज इक्वल टू 1 है ये, रेडियस भी 1 है। तो 2 सर्कल पॉसिबल है, मतलब जो y एक्सिस को भी टच करे और इसको भी टच करे, इस लाइन को। एक सर्कल कुछ ऐसा और दूसरा सर्कल, अब इतना लेंथ 1 है ना, तो दूसरा सर्कल अगर बना तो वो ऐसा बनेगा कुछ, क्योंकि रेडियस भी तो 1 करना है ना, तो 1 तो यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा, वहाँ उस साइड भी तो, नीचे भी तो 1 जाओगे, तो ये सर्कल रिजेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला जो है, क्योंकि उसने दिया है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सर्कल जो है वो यही बनेगा जो ऊपर वाला है। अब ऊपर वाला देखो, ये 1 है इतना लेंथ, इसका जो रेडियस होगा वो भी 1 है, मतलब इतना लेंथ 1 है और इतना लेंथ भी 1 है। ठीक है, तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1, 2 हो जाएगा ना, तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया?
सर्कल का इक्वेशन आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 1 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया है ना। उसने w क्या दे रखा है, w दिया है उसने z बार प्लस k1z प्लस k2 आयोटा z प्लस लैम्डा 1 प्लस आयोटा, है ना। ठीक है, तो z को अगर मैं मान लूँ x प्लस आयोटा y तो z बार क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ w अगर मैं निकालूँ तो z बार कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। k1z कितना होगा, k1z होगा k1x प्लस आयोटा k1y, लेकिन हमें तो सिर्फ रियल पार्ट चाहिए तो हम k1x ले लेंगे। अब k2 आयोटा z जैसे k2 आयोटा z कितना हो जाएगा, जब k2 आयोटा z कितना हो जाएगा, k2 इंटू आयोटा x है ना माइनस k2 इंटू वाई हो जाएगा ना, क्योंकि आयोटा जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1 जनरेट करेगा, है ना, तो माइनस k2y हो जाएगा। और रियल पार्ट सही मतलब है तो ये माइनस k2y ले लेंगे प्लस लैम्डा ले लिया। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना और ये इक्वेशन वो बोल रहा है कि सेम है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस k1x माइनस k2y प्लस 4, ये दो इक्वेशन आइडेंटिकल है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, कंपेयर कर लो, k1 माइनस 2 आ गया, k2 4 आ गया, सॉरी यहाँ लैम्डा है और लैम्डा भी 4 आ गया। ठीक है, उसने दूसरा कर्व भी दे रखा है, इमेजिनरी ऑफ ओमेगा मतलब w, इमेजिनरी अब निकालोगे w तो कितना आएगा, z बार से तो रियल पार्ट आएगा, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो उसका कोई मतलब नहीं है। k1 इंटू जेड करोगे तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ लोगे तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, k1y हो जाएगा, k1y। k2 आयोटा z का इमेजिनरी पार्ट कितना है, k2x है और प्लस लैम्डा आयोटा तो प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अब k1 k2 पता है तो लाइन क्या है, एक लाइन आ गया, तो k1 माइनस 2y प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये लाइन है, मतलब C2 ये आ गया ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और C1 तो हमें पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब उसने दे रखा है कि कर्व जो है इंटरसेक्ट करता है C को, ठीक है, C को मैं C1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो C को इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पे A और B पे, तो हमें 30 टाइम्स A भी बताना है। मतलब ये कोई सर्कल है, ये लाइन है, ठीक है, ये सेंटर होगा कहीं पे, तो ये लाइन A B पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब AB का लेंथ निकालना है हमें, वही चैलेंज है। AB का लेंथ कैसे आएगा, देखो तुमको ये पता है कि ये 1 है, इतना लेंथ 1 है, ठीक है, और ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट निकाल रखा है ना, 1,2 है, 1,2 है। ये लाइन का तुमको इक्वेशन पता है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस 2x माइनस 2 है इज इक्वल टू 0, इस लाइन का। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, ये पता ही है, तो पाइथागोरस से इतना पार्ट आ जाएगा, उसका 2 टाइम्स कर देना तो आ जाएगा, सिंपल है। तो इतना लेंथ कैसे आएगा, जो इतना सा है वो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो कैसे आएगा, जब पॉइंट को तुम यहाँ पे पुट करोगे, जैसे कोई भी पॉइंट A, B का डिस्टेंस
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आता है? ए एक्स नहीं, मान लो कुछ भी एच कॉमा के एक पॉइंट है पी एच कॉमा के, उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कैसे आएगा? जब तुम इस पॉइंट को इसमें रखोगे तो ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, पुट कर दो 1,2 इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 और ये -2 तो ये -2 आ जाएगा। सॉरी, इसका मॉड आता है। ठीक है, तो मॉड लोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? 1,2 इसमें पुट करोगे तो 2/√5 आ जाएगा, है ना। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, दोनों का स्क्वायर करोगे, सम करोगे तो 5 आएगा इसका स्क्वायर रूट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, तो ये 2/√5 आ गया। ये 1 दे रखा है। अब ये पाइथागोरस से निकाल लो तो हाफ ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? क्योंकि ये तो आधा पोर्शन ही है ना, इतना जो है ये तो आधा पोर्शन ही है, तो वो कितना आ जाएगा? 1 -4/5 का अंडर रूट 1/√5 आ गया, है ना। तो ए बी आ गया 2/√5, है ना। तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया? 4/5, 30 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 आपका आंसर है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट सी बी अ सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विथ सेंटर z0 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ 1 + 3 आयोटा एंड रेडियस 1। लेट z1 इज इक्वल टू 1 + आयोटा एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z2 बी आउटसाइड सर्कल C such that z1 - z0 into mod z2 - z0 का mod is equal to 1 if these three z's are collinear then the smaller value of z2 का स्क्वायर is equal to z2 के mod का स्क्वायर। तो z0 का लोकेशन हमें पता है, z0 होगा 1/2, 3/2, है ना। यहाँ पे कहीं z0, z1 कहीं यहाँ लाए कर रहा है, मान लिया 1,1। ठीक है, अच्छा ये निकाल लो, z1 - z0 कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया बस। ठीक है, 1/4 आएगा और 1/4 आएगा, यहाँ से 1/4 आएगा, इसको घटाओगे तब 1/4 आएगा, मतलब स्क्वायर का वैल्यू, दोनों को जोड़ोगे हाफ आएगा उसका रूट। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि z2 - z0 √2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 दे रखा है। तो z2 या तो यहाँ होगा, कोलिनियर दे रखा है ना उसने, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, z2 डैश बोल देता हूँ इसको। तो हम क्या करते हैं, z2 - z0 निकालते हैं। तो z2 - z0 क्या आएगा? z2 - z0 इज इक्वल टू z1 के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर जो कि ओरिजिनेट हो रहा है z0 से, मतलब इसको ऐसा लिख लो, यूनिट वेक्टर अगर वेक्टर की तरह देखो तो z1 - z0 अपॉन मॉड ऑफ z1 - z0। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, क्योंकि मॉड से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसको रोटेट करना है। रोटेट कैसे करोगे? जब ई के पावर रोटेट कितना करना है इसको, क्योंकि कोलिनियर है तो तुम या तो 0 डिग्री से रोटेट कर दो तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, या अगर तुम 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो z2 का डैश आ जाएगा, मतलब दोनों केस आ जाएंगे। तो आयोटा 0 या फिर पाए, है ना, ये यूनिट वेक्टर आ गया, मतलब अलॉन्ग ये यूनिट वेक्टर ही तो है, अलॉन्ग z2 - z0, मतलब यूनिट वेक्टर आया है। वेक्टर कब आएगा? जब तुम इसी के मॉड से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब z2 - z0 के मॉड से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको नीचे अच्छे से लिख देता हूँ मैं।
मैं कह रहा हूँ कि मतलब तुम्हें एक वेक्टर चाहिए ना z2 माइनस जेड नॉट, तो z2 माइनस जेड नॉट कब आएगा? जब तुम इसके अलोंग एक इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख दो। यूनिट वेक्टर ये लिख दिया। रोटेट करो, रोटेट या तो तुम 0 डिग्री से करोगे या तुम पाई डिग्री से करोगे, है ना। जब ये तो यूनिट वेक्टर आया, सिर्फ वेक्टर कब आएगा? जब इसके मॉड से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब आ गया z2 माइनस जेड नॉट कितना हो जाएगा? z1 माइनस जेड नॉट निकालो। z1 माइनस जेड नॉट कितना होगा? हाँ, 1 माइनस हाफ, क्या कर रहा हूँ, z, हाँ, माइनस आयोटा बाय 2, ठीक है। ये आ गया अपॉन ये z1 माइनस जेड नॉट का वैल्यू, मतलब मॉड का वैल्यू 1/√2, 1/√2, और e का पावर आयोटा 0 या पाए कितना हो जाएगा? +-1, प्लस माइनस यहाँ रख दिया, और z2 माइनस जेड नॉट √2, तो ये √2 जो कि सिंपली है +-2 हाफ माइनस आयोटा बाय 2, ठीक है। हाँ, एक बार प्लस से खोलो तो z2 हो जाएगा जेड नॉट, प्लस से खोलोगे तो हाफ माइनस, हाफ कह रहा हूँ 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और z2 जब दूसरा z2 प्राइम हो जाएगा जब माइनस साइन लोगे, तो जेड नॉट और ये -1, ठीक है, और प्लस आयोटा। जेड नॉट दे रखा है उसने, जेड नॉट है हाफ, हाफ कॉमा 3/2, तो हाफ पुट करोगे तो अच्छा डायरेक्ट लिख दो। तो ये आ गया 3/2 प्लस आयोटा बाय 2, हाफ प्लस 3/2 आयोटा या जेड नॉट -1 प्लस आयोटा, ये आ गया -हाफ प्लस 5/2 आयोटा, ठीक है। अब इसका जब तुम स्क्वायर करोगे, मतलब मॉड का स्क्वायर करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 9/4 प्लस 1/4, 10/4, 5/2, और z2 प्राइम का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 25/4, 26/4, ठीक है। छोटा कौन सा है? छोटा ये वाला है ना, 5/2, तो 1/4 प्लस 25/4, ठीक है। छोटा वाला ये है 5/2, तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5/2। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट S बी अ सेट कंटेनिंग Z विच बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आयोटा और 2 आयोटा एक्सक्लूड किया गया है। अब बोला गया है कि z² प्लस 8 आयोटा z माइनस 15 अपॉन z² माइनस 3 आयोटा z माइनस 2 एक रियल क्वांटिटी है, ठीक है। और अल्फ़ा माइनस 13/11 आयोटा वेयर अल्फ़ा इज़ रियल इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच बिलोंग्स टू सेट S, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना अल्फ़ा माइनस 13/11 आयोटा, ये S में कंटेन करेगा, ठीक है। और अल्फ़ा एक रियल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू 0 नहीं है। देन 242 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इज़, अच्छा ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, जब भी ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हो ना ऊपर, और ये दिया हो कि ये बिलोंग टू रियल है, ठीक है, या इमेजिनरी, तो हमेशा ट्राई किया करो न्यूमरेटर में वही बना लो जो डिनोमिनेटर में लिखा है। कहने का ये मतलब है कि न्यूमरेटर को ऐसा लिख लो, z² माइनस 3 आयोटा z माइनस 2, ये डिनोमिनेटर लिख दिया, प्लस अब इसमें क्या ऐड करूं कि 8 आयोटा z आए, 11 आयोटा z करो ऐड, क्या माइनस करूं कि -15 आए, 13 माइनस कर दो अपॉन z² माइनस 3 आयोटा z माइनस 2, ये दे रखा है ना बिलोंग टू रियल है। अब जब तुम स्प्लिट करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 11 आयोटा z माइनस 13 अपॉन z² माइनस 3 आयोटा z माइनस 2, ये बिलोंगिंग टू रियल है। अच्छा 1 प्लस समथिंग अगर रियल है, मतलब इंडिविजुअली ये भी रियल होगा। मेरे कहने का मतलब है कि
11 आयोटा z माइनस 13 अपॉन, अच्छा ये स्प्लिट भी हो रहा है तो z माइनस 2 आयोटा z माइनस आयोटा, ये बिलोंग टू रियल है ना, ये रियल नंबर है ना। अगर 1 प्लस दिस थिंग इज़ रियल देन दिस मस्ट बी रियल, है ना। अब देखो, अब इसको सारे z सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सारे z सेटिस्फाई करेंगे जो सेट S में है, और सेट S में तो ये भी है, मतलब अल्फ़ा माइनस 13/11 आयोटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो। इसका मतलब 11 आयोटा z की जगह अल्फ़ा माइनस 13/11 आयोटा माइनस 13, ठीक है, अपॉन z माइनस 2 आयोटा, तो अल्फ़ा माइनस 2, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 22 13 35, तो अल्फ़ा माइनस 35/11 आयोटा, है ना। z माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 24/11 आयोटा, ठीक है। ये बिलोंगिंग टू रियल है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 11 आयोटा अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। और ये बस वो 13 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब 11 से 11 डिवाइड होगा ये तो 1 दे देगा, आयोटा इंटू आयोटा -1 देगा, -1 प्लस, तो प्लस 13 माइनस 13, तो अल्फ़ा माइनस 35/11 आयोटा इंटू अल्फ़ा माइनस 25/11 आयोटा, ठीक है। ये बिलोंगिंग टू रियल है। इसका मतलब अब क्या करो ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो नीचे तो एक रियल क्वांटिटी आएगी, क्योंकि लिखना यूज़लेस है वो चीज़, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे तो ये आएगा, रैशनलाइज कर दिया इसके कॉन्जुगेट से और इसके कॉन्जुगेट से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, और ये 11 आयोटा अल्फ़ा है, इसका कॉन्जुगेट है अल्फ़ा प्लस 35/11 आयोटा अल्फ़ा माइनस 24/11 आयोटा। इतना चीज़ पूरा रियल है, मतलब अगर रियल है तो, अगर रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, ठीक है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ तुमको, अगर ये पूरी चीज़ रियल है तो जो सिर्फ जो बॉक्स बना रहा हूँ मैं उस पर ध्यान देना, इतना पार्ट का रियल पार्ट 0 होना चाहिए। कैसे, देखो डिनोमिनेटर तो रियल है ना, पूरा डिनोमिनेटर रियल है, न्यूमरेटर को भी रियल होना पड़ेगा। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 11 इंटू आयोटा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 35/11 आयोटा इंटू अल्फ़ा माइनस 24/11 आयोटा, ये भी रियल होना चाहिए। डिनोमिनेटर तो रियल ही है ना, तो न्यूमरेटर को भी रियल होना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर कब रियल होगा, जब इतना चीज़ प्योरली इमेजिनरी हो, क्योंकि अगर ये चीज़ कोई मान लो बीटा आयोटा मतलब प्योरली इमेजिनरी हुआ, तब तो ये इस आयोटा से भिड़ के रियल क्वांटिटी देगा। तो मतलब ये चीज़ जो है, जो डब्बे के अंदर है, वो टोटली इमेजिनरी होना चाहिए। मतलब इस पार्ट का जो रियल पार्ट है जो डब्बे के अंदर है वो 0 होना चाहिए। तो इसका रियल पार्ट कितना आ जाएगा जो डब्बे के अंदर है, कितना आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, फिर ये इमेजिनरी पार्ट दे देगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए। तो उसके बाद प्लस, एक सेकेंड, माइनस, यहाँ माइनस आएगा नहीं, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा ना, इसका कॉन्जुगेट तो प्लस होता है, प्लस आएगा, सॉरी प्लस। अल्फ़ा स्क्वायर एक मैं कह रहा था कि इसका रियल पार्ट जो डब्बे के अंदर है वो 0 होना चाहिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर एक रियल क्वांटिटी आएगा, फिर अल्फ़ा जब इससे मल्टीप्लाई होगा इमेजिनरी आएगा, काम करनी है, फिर एक और इमेजिनरी, एक रियल पार्ट ये आएगा 35 इंटू 24 इंटू 11 इंटू 11, ये 0 होना चाहिए। इतना पार्ट प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए ना, तो इसका जो रियल पार्ट है जो कि इतना लिख दिया है मैंने, वो 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 35
इंटू 24/121। उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है 242 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। दोनों साइड 242 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 242 121 से 2 बार में कटेगा तो 70 इंटू 24 तो आ जाएगा 1680। ठीक है, तो 1680 आपका आंसर है। ठीक है, 1680। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट W1 बी द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन ऑफ Z1 इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा about the origin through a right angle in anti-clockwise direction, and W2 be the point obtained by rotation of Z2 is equal to 3 + 5 iota about the origin through a right angle in clockwise direction. Then the principal argument W1 minus W2. काफ़ी आसान प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको तुमको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर थीटा एंगल घुमाना है ना, तो कुछ नहीं करना होता, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ई का पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम आयोटा थीटा ई का पावर आयोटा थीटा से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और अगर तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ई का पावर आयोटा माइनस थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल घूम जाएगा। तो अब तो बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 90 डिग्री, तो Z1 जैसे 5 + 4 आयोटा है ना, इसको अगर तुमको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना है π/2 एंगल से, तो इसको क्या करो, ई का पावर आयोटा इंटू π/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ई का पावर आयोटा π/2 क्या होता है, आयोटा होता है ना, तो दिस इज सिंपली 5 + 4 आयोटा इंटू आयोटा, जो कि आ जाएगा -4 + 5 आयोटा। ठीक है, ये हो गया W1। और जैसे Z2 है 3 + 5 आयोटा, इसको अगर तुमको क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना है π/2, तो इसको क्या करो, 3 + 5 आयोटा को ना ई का पावर आयोटा माइनस π/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो कि सिंपली हो जाएगा 3 + 5 आयोटा, और ई का पावर आयोटा इंटू आयोटा माइनस π/2 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो W2 आ जाएगा कितना, माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 - 3 आयोटा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज में π/2 घुमाए हो, इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज में 3 π/2 घुमाना, तो इसके जगह अगर π/2 के जगह अगर तुम 3 π/2 भी लिखते ना, तब भी सही होता, क्योंकि क्लॉकवाइज में π/2 घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज में 3 π/2 घुमाओ, एक ही बात है। अब उसने क्या पूछा है, W1 - W2 निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, -9 + 8 आयोटा आ जाएगा। अब इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है इसने, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो मतलब एम्पलीट्यूड -π से π के बीच में लाया करता है ना, तो सिंपली देख लो, -9, 8 का लाया करेगा, कहीं यहाँ लाया करेगा, -9, 8 है ना। ये इसको अगर मैं थीटा बोल दूँ तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ 8 हो जाएगा और ये लेंथ 9 हो जाएगा। तो थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 8/9 है ना। लेकिन ये तो ये थीटा इतना सा, अगर आर्ग्यूमेंट चाहिए तो हमें बेसिकली ये एंगल चाहिए होगा ना, तो ये एंगल कितना होगा, π - थीटा, जो कि सिंपली है π - tan इनवर्स 8/9। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया, π - tan इनवर्स 8/9। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट एस बी अ सेट, और सेट एस कंटेन करता है z, जो कि x + आयोटा y से डिनोट किया जा रहा है, और कंडीशन ये है कि 2z - 3 आयोटा
अपॉन 4z प्लस 2 आयोटा, ये एक रियल क्वांटिटी है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? देखो ऑप्शन बी ये लिखा है, इसको भूल जाओ। ऑप्शन बी लिखा है कि x, y इज इक्वल टू 0, -12। ठीक है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी डी। तो चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा ये रियल है तो इसको ऐसा लिख लो, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2z प्लस 2 आयोटा, ये भी रियल होगा। ठीक है, अगर ये पूरा चीज़ रियल है तो अगर ये 2 हटा भी दो तो इतना चीज़ भी रियल होना चाहिए, है ना। अच्छा अब इसको ऐसे लिख लो, 2z प्लस 2 आयोटा, सॉरी यहाँ पे आयोटा आएगा सिर्फ। अब इसको लिख लो 2z प्लस आयोटा -4 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा, ये रियल होना चाहिए। अलग अलग कर लो तो ये आ जाएगा। इतना चीज़ रियल है, ये 1 तो रियल है ना, तो इतना पार्ट भी रियल होना पड़ेगा तब तो टोटल वैल्यू रियल होगा। तो इतना पार्ट भी रियल है, इसका मतलब 4 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा बिलोंग टू रियल। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो उसका क्या मतलब है? z इज इक्वल टू z बार, है ना। ये कंडीशन होता है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी रियल। ठीक है, तो वही कंडीशन लगा दो, तो 4 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू इस चीज़ का बार। तो इस चीज़ का बार क्या होगा? ऊपर का बार -4 आयोटा अपॉन नीचे का बार 2z बार माइनस आयोटा, है ना। जब पूरे पे बार लगाओगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो ये चीज़ है। अब ये कट गया, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आयोटा -2z बार इज इक्वल टू 2z प्लस आयोटा हो गया। तो यहाँ से सिंपली रिलेशन आ गया z प्लस z बार इज इक्वल टू 0। z प्लस z बार क्या होता है? अगर z x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या होगा? x माइनस आयोटा y। तो z प्लस z बार क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। मतलब सिंपली तुम देखो तो जो एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये पूरी चीज़, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, देखो z को माना था हम लोगों ने x प्लस आयोटा y, और समहाउ x 0 आ गया ना, इसका मतलब z आयोटा y है। ठीक है, तो इसमें z आयोटा y पुट करके देखो तो ऊपर क्या आएगा? 2 आयोटा y आएगा -3 आयोटा अपॉन, जैसे 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2z बन जाएगा, 2z 2 आयोटा y प्लस आयोटा, है ना, ये चीज़ है। अच्छा अब देखो y जो है ना -½ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y अगर -½ हो गया ना तो देखो डिनोमिनेटर में क्या जनरेट हो जाएगा? सिर्फ डिनोमिनेटर देखो, अगर y -½ हो गया तो ये माइनस आयोटा दे देगा प्लस आयोटा अपॉन 2 आयोटा y -3 आयोटा, ये चीज़ बन जाएगा अगर y -½ हो गया तो। अब ये चीज़ तो 0 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो एब्सर्ड सा चीज़ है। इसीलिए x तो 0 आ ही गया, ये तो सॉल्व करके आ गया। y कुछ भी हो सकता है लेकिन वो -½ नहीं हो सकता, है ना। y दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बस -½ नहीं हो सकता, क्योंकि -½ y इज इक्वल टू -½ डोमेन में ही नहीं है इसके। तो कौन सा चीज़ करेक्ट नहीं है? बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि y -½ के बराबर है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाय y बी सच दैट 2z -3 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी। इफ x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा, अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कंडीशन क्या होता है? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बार बराबर 0। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बार क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा। अगर उसी को तुम 0 कर दो तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा ना। तो कंडीशन ये होता है कि
अल्फ़ा बराबर माइनस अल्फ़ा बार, ये कंडीशन होता है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी प्योरली इमेजिनरी, तो वही इसमें लगा दो। अच्छा, उससे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसको ऐसा लिख लो, इसको 2z प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा ऐसा लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा। ठीक है, इसका जो इसको मैंने मान लिया p है, तो p बार कितना हो जाएगा इस पूरे का बार, तो 1 प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा का माइनस 4 आयोटा का बार क्या होगा, प्लस 4 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा। इस पूरे पे बार लगेगा तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1 का बार तो 1 ही आता है, और इस पे जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब लिख दो p बराबर माइनस पी बार, ये कंडीशन लगा दो, तो p है 1 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस पी बार, माइनस 1 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। ठीक, यहाँ से आ गया 2 अपॉन 4 आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2z प्लस आयोटा माइनस 1 अपॉन 2z प्लस, सॉरी जब पूरे पे बार जाएगा, मतलब इस पूरे पे जब तुम बार चढ़ाओगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ भी बार आएगा यहाँ भी बार आएगा, तो आयोटा का बार माइनस आयोटा होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस, नहीं ये प्लस होगा। एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। तो फिर से ही लिख दो पूरा चीज़ को। तो p इज इक्वल टू माइनस पी बार कंडीशन लगाओगे तो p क्या है 1 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2z प्लस आयोटा माइनस 1 अपॉन 2z बार माइनस आयोटा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया सब कॉमन वॉमन लेके। तो एलसीएम ले लो, तो ये चीज़ बन जाएगा 1 अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z बार माइनस z माइनस 2 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा 2z बार माइनस आयोटा, है ना। अच्छा, अगर z x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या है x माइनस आयोटा y है, तो z बार माइनस z क्या हो जाएगा माइनस 2 आयोटा y हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 1 अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस, ये 2 को नीचे ही ले जाओ, 2 कॉमन लेके ना इसको नीचे ले जाओ तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। 1 अपॉन 4 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा वाई माइनस आयोटा अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 मॉड z स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। z बार क्या होता है मॉड z का स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्लस आयोटा। ठीक है, रुक जाओ, प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा कॉमन लोगे तो z बार माइनस z बनेगा प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ पूरा बनेगा। अच्छा, अब इसमें ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। LHS में आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आयोटा अपॉन 4 बनेगा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ है तो प्लस बन जाएगा 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा अपॉन 4 मॉड z स्क्वायर। अब अगेन इसको लिख लो
-2 आयोटा वाई इंटू 2 आयोटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4y आ जाएगा +1, है ना। बस अब हो गया, अब तो सॉल्व। आयोटा इंटू 4, z² को मैं लिख देता हूँ x² + y², है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो +4y + 1 = 8 आयोटा y + 4 आयोटा। अब देखो ऊपर क्वेश्चन में कंडीशन दिया है x = -y², तो x² हो जाएगा y⁴, सब्स्टिट्यूट कर दो। 4 y⁴ + y² + 1 + 1 + y आएगा, ठीक है। = आयोटा 8y + 4। आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया। 4 y⁴ + y² - y = 3 आ गया, ठीक है। क्योंकि 8y 4y यहाँ जनरेट होगा ना, उसमें से 8y घटाओगे तो -4y बनेगा, वही जनरेट किया यहाँ पे -4y, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आ गया y⁴ + y² - y = 3/4, ठीक है। तो 3/4 आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट ए बी अ सेट, और सेट ए में थीटा बिलोंग करता है और थीटा का रेंज है 0 से 2π, ठीक है। कंडीशन ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z से डिनोट कर देता हूँ, 1 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 - आयोटा sin थीटा, ये प्योरली इमेजिनरी है। देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इज इन ए इज, मतलब सम ऑफ एलिमेंट इन ए इज नहीं आएगा, इन ए इज, ठीक है। तो कंडीशन लगा दो, प्योरली इमेजिनरी का कंडीशन ये होता है ना, z = -z²। उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, z को ऐसे लिख लो, 1 - आयोटा sin थीटा + 3 आयोटा sin थीटा = मतलब नहीं, ठीक है, = 1 + 3 आयोटा sin थीटा 1 - आयोटा sin थीटा। अब z बार कितना आ जाएगा, z बार आ जाएगा 1 - 3 आयोटा sin थीटा अपॉन क्या, 1 + आयोटा sin थीटा, ठीक है। इक्वेट कर दो, z क्या है, z है 1 + 3 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 - आयोटा sin थीटा, z बार 3 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 + आयोटा sin थीटा -1 z बार से इक्वेट करोगे ना, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 = 3 आयोटा sin थीटा कॉमन ले लो, ठीक है, 1/1 + आयोटा sin थीटा -1/1 - आयोटा sin थीटा। ठीक है इतना। अब इसको लिख सकते हो 2 = 3 आयोटा sin थीटा। अब ये कितना आ जाएगा, -2 आयोटा sin थीटा अपॉन एलसीएम ले रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो a + b a - b, तो a² + b², a² - b² सॉरी, ठीक है। ये a + b a - b लिखा है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, है ना। 2 से 2 उड़ा दो, आयोटा इंटू आयोटा -1 होता है और ये प्लस बना देगा इसको, तो ये बन जाएगा 3 sin² थीटा अपॉन 1 + sin² थीटा = 1। तो यहाँ से sin थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा ±1/√2, ±1/√2। अगर sin थीटा है तो थीटा कहाँ कहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा,
जिसमें π/4 होगा, इतना एंगल भी π/4 होगा, इतना एंगल भी π/4 होगा और इतना एंगल भी π/4 होगा, है ना। तो पहला एंगल हो गया π/4 θ1, दूसरा एंगल हो गया π - π/4, तीसरा एंगल हो गया π + π/4 और चौथा एंगल क्या हो गया 2π - π/4। तो जब तुम समेशन ऑफ थीटा करोगे, मतलब सम ऑफ एलिमेंट ही तो पूछा है, तो कितना आ जाएगा, ये π/4 इससे कटेगा, ये π/4 इससे कटेगा, 2 2 4π हो जाएगा, है ना। तो 4π आपका आंसर है ना। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ फॉर z = α + i β, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। देन α + β एंड α β आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तब तुम ध्यान से देखो, मॉड ऑफ z + 2 क्या है, एक रियल नंबर है ना, क्योंकि मॉड तो क्या डिफाइन करता है, एक डिस्टेंस डिफाइन करता है, तो ये रियल है। तो RHS मतलब LHS एक रियल क्वांटिटी है ना इस इक्वेशन में। और अगर तुम α + i β रख दो z के जगह, तो RHS क्या है, RHS देखो, RHS हो जाएगा α + 4 + i β + 4 है, ये है। अब LHS अगर रियल है और RHS बराबर ये है, और LHS RHS इक्वल है, मतलब RHS भी एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर कब होगा, जब β = -4 होगा। पहला कंडीशन आ गया। तो RHS सिंपली ये बन जाएगा α + 4 और LHS तो है mod z + 2। mod z + 2 को तुम लिख सकते हो α + 2 + i β, लेकिन बीटा तो -4 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा है एक तरह से, ठीक है। अब कर दो इसको, ये चीज़ है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो इस साइड ये आ जाएगा और इस साइड ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 16 बराबर α + 4 स्क्वायर माइनस α + 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 हो जाएगा a + b, तो 2 α + 3 है ना, और 2, तो ये 4 से जाएगा, तो अल्फ़ा 1 आ गया और बीटा तो आया ही था -4, है ना। तो यहाँ लिख लेता हूँ, अल्फ़ा 1 आ गया, बीटा आ गया -4। तो अल्फ़ा + बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब ये दोनों रूट होने चाहिए इक्वेशन के। तो अगर हम लोग को मतलब अल्फ़ा + बीटा -3 आया और अल्फ़ा बीटा कितना आया, -4 आया। अब ये दोनों, इसको अगर मैं p बोलूँ और इसको q बोलूँ, तो p और q एक इक्वेशन के रूट होने चाहिए। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगा, ये होगा ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, p + qx + pq, है ना। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो बस पुट कर दो, x² - p + q कितना है, -7, तो +7x + pq + 12। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, x² + 7x + 12, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फॉर अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन 1 इफ़ √λ - 1 इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये सर्कल है, देन अल्फ़ा - बीटा इज़ इक्वल टू, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तुमको नहीं लगता कि ये जो अंदर चीज़ लिखा है ये पाइथागोरस थ्योरम टाइप है ना। कहने का मतलब है कि अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, ये एक लाइन ड्रॉ किया,
ठीक है, तो ये तुमको नहीं लगता पाइथागोरस थ्योरम लिखा है? जैसे z अगर यहाँ होगा, अल्फ़ा ये, बीटा ये, और ये 90 डिग्री है ना, ये एक तरह से है ना, z माइनस अल्फ़ा ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस प्लस z माइनस बीटा इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का डिस्टेंस। ठीक है, अल्फ़ा बीटा फिक्स पॉइंट है और z घूम रहा है, तो ये एक सर्कल इंस्क्राइब करेगा ना। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल एक सर्कल, मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास करता है ना, जिसमें डायामीटर हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो तुमको नहीं लगता एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम ही लिखा है? तो बस कंपेयर कर दो, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर लिखा है ना। अच्छा, ये एक सर्कल का भी इक्वेशन है, तो z अगर देखो अल्फ़ा बीटा फिक्स है, z अगर मूव करेगा और अगर कांस्टेंट है, मतलब उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का सम अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही तो है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मोड तो कांस्टेंट है ना, तो ये z तो यहाँ पे z का लोकस तो पूरा सर्कल ही आएगा ना, तो ऑब्वियसली एक सर्कल का इक्वेशन होगा। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस है अंडर रूट अल्फ़ा माइनस 1 है ना, और रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा ना अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड बाय 2, यही तो रेडियस है। अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड ये पूरा डायमीटर आ गया, बाय 2 करोगे तो रेडियस आ जाएगा, तो लैम्डा माइनस 1 है। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड कितना आ गया? ये आ गया, और यहाँ से अच्छा अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा कह रहा हूँ लैम्डा माइनस 1, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर 2 लैम्डा के बराबर है और इसके भी बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दो, 4 लैम्डा माइनस 4। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा 2 आ गया ना, बस 2 आ गया। अब 2 पुट कर दो यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या था? 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड 2 के बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड 2 के बराबर आ गया ना। ठीक है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट ए नॉट इक्वल टू बी बी 2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एक्स एक सेट है जिसमें z बिलोंग करता है और z खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कंडीशन ये दे रखा है, z को मान लिया मैंने x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड इज, डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये ए के बराबर दे रखा है, मतलब इक्वेशन ये बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है। ठीक है, दूसरा कंडीशन भी सिमिलर इक्वेशन बनेगी, बस ए बी को इंटरचेंज कर दिया इन लोगों ने। देखो ध्यान से, ए के जगह बी रख दिया, बी के जगह ए रख दिया, तो अगर दूसरा इक्वेशन बनेगा तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, समझ आता है इतना तो? ठीक है, अब दोनों को अब घटा के देख लो एक बार। अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये ए माइनस बी बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी माइनस एक्स ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी कैंसिल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंडीशन दे रखी है ऊपर सवाल में, पहला लाइन में ये चीज़ लिखा है, तो यहाँ से ये कंडीशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है यार, यहाँ से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि y तुम कुछ भी रखो, मतलब x कुछ भी रखो, उसके करस्पॉन्डिंग 2y आ जाएगा ना, मतलब अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन बाय ए करके देखो तो कितना बनेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स बराबर 1 बनेगा, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन बाय बी करो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए बाय बी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस दो इक्वेशन से हमें क्या रिलेशन मिल गया, दोनों को घटा दोगे तो इस दो इक्वेशन से मिल जाएगा b बाय ए एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी एक्स। यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी। अब क्योंकि a और b नॉन ज़ीरो है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आ गया। उसने दे रखा था a नॉट इक्वल टू b दे रखा था ना, तो b माइनस ए टू b प्लस ए इंटू एक्स ज़ीरो। अब b माइनस ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो a प्लस बी इंटू एक्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इससे तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। अच्छा, अगर a प्लस बी को मैं अज्यूम कर लूँ कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, अज्यूम किया है बस, तो x ज़ीरो आ जाएगा। और अगर x ज़ीरो आ गया तो ये जो इक्वेशन जो हमने पहले निकाली थी इसमें अगर तुम x ज़ीरो रख दोगे ना तो आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर तो हमेशा नेगेटिव होगा और 1 तो पॉजिटिव है। तो अगर a प्लस बी अगर नॉन ज़ीरो हो गया ना तो x ज़ीरो आ जाएगा और x इज इक्वल टू ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग y का कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो y बिलोंग टू फाई आ जाएगा। तो अगर a प्लस बी नॉन ज़ीरो हुआ तब x सेट में कुछ भी लाई नहीं करेगा, मतलब y ही फाई आ गया ना, देखो ना y ही फाई आ गया तो कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए a प्लस बी नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। लेकिन अगर a इज इक्वल टू माइनस बी हो गया ना, क्योंकि ये तो अज्यूम किया है ना, ये सवाल में थोड़ी दे रखा था, अगर a इज इक्वल टू माइनस बी हो गया तब तो x बहुत सारा मतलब कुछ भी हो सकता है। और अगर x कुछ भी हो सकता है मतलब a इज इक्वल टू माइनस बी अगर हो गया तो ये फैक्टर तो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा, तो वो तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा x क्या है कि नहीं है। x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और अगर x कोई भी रियल नंबर हो गया तो y का भी बहुत सारा वैल्यू आएगा, तो उस केस में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका आंसर तो इनफाइनाइट होना चाहिए ना, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर सवाल में ये दिया होता ना a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस बी, मतलब ये दिया है ना सवाल में a नॉट इक्वल टू बी, अगर ये दिया होता सवाल में, ये जो डब्बे में लिखा है ये दिया होता ना, तब तो ज़ीरो होता आंसर। लेकिन ये दिया नहीं है ना, सिर्फ a नॉट इक्वल टू बी दिया है। क्योंकि अगर ये कंडीशन दी होती तो फिर ये जो हमने अज्यूम किया ये ट्रू हो जाता ना। अगर ये दिया होता तो ये ट्रू हो जाता, ये ट्रू हो जाता तो x ज़ीरो आ जाता, x ज़ीरो आ जाता तो y फाई आ जाता, y फाई आ जाता तो आंसर ज़ीरो हो जाता। तो सवाल में मिस्टेक है, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल में ये देना चाहिए था, नहीं तो फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो पुट करके देख लो, x और y का डिफरेंट वैल्यू पुट करके देख लो, है ना, 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स तुमको मिल जाएंगे, है ना। बस मतलब इसका आंसर इनफाइनाइट है, इसका आंसर, ठीक है। लेकिन सवाल में मिस्टेक है, ये कंडीशन दिया होता ना अगर, तब हो जाता, ठीक है। खैर नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फॉर a बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेट सेट a कंटेन सम z विच बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और कंडीशन दिया ही है, और b भी एक सेट है, ये कंडीशन दिया है। तो हमें देखना है कौन कौन सा
स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो a को मान लो, z को मान लो x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, और a को मान लो x2 प्लस आयोटा y2। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ a प्लस जेड बार क्या होगा? सिंपली x1 प्लस x2 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार प्लस z कितना हो जाएगा? z है ना, y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेट a क्या कह रहा है? सेट a कह रहा है z बिलोंगिंग टू c सच दैट a प्लस जेड बार का जो रियल पार्ट है, मतलब x1 प्लस x2 इज़ ग्रेटर दैन y1 माइनस y2, है ना। a बेसिकली ये कह रहा है x1 प्लस x2 प्लस y2 ग्रेटर दैन y1, ये कह रहा है ना। मतलब इसमें वही z सेटिस्फाई करेंगे एलिमेंट, मतलब सेट a में वही z एग्जिस्ट करेंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उस स्टेटमेंट 1 पढ़ो कि अगर रियल पार्ट a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन द सेट a कंटेन्स ऑल रियल नंबर, ठीक है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो a में सारे रियल नंबर सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो अगर मैं y1 को 0 पुट कर दूं, अगर मैं y1 को 0 पुट कर दूं तो z इक्वल टू x1 हो जाएगा ना। अगर मैं y को 0 ही पुट कर दूं तो z x1 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू x1 तो एक रियल वैल्यू होगा, तो वो इस स्टेटमेंट के हिसाब से a में होना चाहिए। तो एक बार ना y को तुम पुट करके देखो, क्या चीज़ 0 पुट करके देखो y1 को। तो y1 को अगर तुम 0 पुट कर दिए तो वो एक तरह से ये कह रहा है, ठीक है, मतलब x1 वो कह रहा है माइनस ऑफ x2 प्लस y2, ठीक है। देखो, अगर कहने का ये मतलब है कि ये बोल रहा है ना कि सेट ए में सिर्फ रियल नंबर है, तो मैंने y1 को मान लिया 0, है ना। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर ये सब करने के बाद भी आ जाएगा ना ये। तो मैं मान रहा हूँ, मैं बस मान रहा हूँ कि सेट ए कंटेन करता होगा सारा रियल नंबर। तो उसमें मैंने क्या किया, y1 को 0 पुट कर दिया, उससे z इज इक्वल टू x1 आ गया जो कि एक रियल वैल्यू है, और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो ये कंडीशन सब लगाया तो मेरे पास ये कंडीशन आया अल्टीमेटली। अब देखो x2 क्या है, x2 पॉजिटिव है क्योंकि रियल पार्ट ऑफ a है ना x2, वो पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ a भी y2 है, वो भी पॉजिटिव है। तो x1 इज़ ग्रेटर देन सम नेगेटिव वैल्यू, कुछ भी हो नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। मान लो कल को 10 आ गया, तो जो x1 है, मतलब मान लो -10 यहाँ लाया करता है, तो x1 तो -10 से बड़ा है ना, तो x1 तो सिर्फ इतना ही वैल्यू लेगा, पूरा रियल एक्सेस नहीं लेगा ना। ये x2 प्लस y2 कुछ तो फाइनाइट नंबर होगा ना, चाहे कुछ भी हो, x2 और y2 कोई का सम जो है कुछ फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो कुछ भी फाइनाइट हो, कल को मान लो -10 की पावर 8 भी हुआ, तो x1 तो पूरा इतना ही वैल्यू अटेन कर सकता है ना, पूरी रियल एक्सेस तो अटेन नहीं कर सकता। मतलब S1 एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, फिर से समझाता हूँ मैं। देखो मैंने क्या किया, z मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, a को मान लिया x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। ये सब निकाल दिया, ठीक है, और कंडीशन ये लगा दी, जो जो ये लिखा था वो कंडीशन में लगा दिया, a इज अ सेट, ठीक है, ये वो लगा दिया, ये आ गया उससे, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट मैं मान लेता हूँ ट्रू है, मैंने मान लिया ये स्टेटमेंट ट्रू है, देन सेट ए कंटेन्स ऑल रियल नंबर। मैं मान लिया कि ए में सारे रियल नंबर है। अगर ए में सारे रियल नंबर है, ए में बेसिकली जेड लाई कर रहा है ना, तो अगर ए में सारे रियल नंबर्स है तो y1 जो कि z का इमेजिनरी पार्ट है उसको अगर मैं 0 मान लूँ तो z एक रियल नंबर आएगा, और क्योंकि रियल नंबर सारे रियल नंबर ये कंटेन करता है, तो अगर मैं y1 को 0 पुट कर दूँ तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए ये कंडीशन। तो ये कंडीशन सब मैं लगाया,
इस नतीजे पे मैं पहुंचा। उसके बाद ये थ्योरी मैंने लगाया कि x2 + y2 कुछ तो फाइनाइट होगा, और अगर ये फाइनाइट हुआ तो कल को अगर ये -8 आया ये चीज़, तो -8 से बड़ा x1 कुछ भी होगा। चलो मान लो कल को -10⁻100 भी होगा अगर x2 + y2 का वैल्यू, तो x1 जो है -10⁻100 से बड़ा वैल्यू ही अटेन करेगा, इससे छोटा तो कर नहीं सकता। लेकिन अगर सारे ही रियल नंबर ये कंटेन करता है तो यार पूरी रियल एक्सिस कवर करना चाहिए ना, पूरा रियल एक्सिस तो ये कहाँ कवर कर रहा है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बी में देखो, बी क्या दे रखा है, बी ये दे रखा है ना, मतलब स्टेटमेंट 2 ये दे रखा है, हाँ स्टेटमेंट 2 ये दे रखा है, ये बी है। ठीक है, अब अगेन वही थ्योरी, मान लिया कि ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मान लिया ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो अगर y1 को मैं 0 पुट कर दूं तब भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि y1 को अगर 0 पुट कर दोगे तो z एक रियल नंबर होगा, और z अगर रियल नंबर है तो वो यहाँ कंटेन होना चाहिए। तो मैं मान लिया ये ट्रू है, y1 को 0 पुट किया तो कुछ ऐसा आएगा, x1 + x2 + y2 > 0 है ना। तो यहाँ से x1 क्या आ गया, -(x2 + y2). अब x2 और y2 नेगेटिव है, x2 नेगेटिव है, y2 भी नेगेटिव है दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से, तो दोनों का सम क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, फिर से लिख देता हूँ। ये चीज़ है तो हाँ, तो x1 यहाँ से आ गया -(x2) -(x2 + y2). अब x2 + y2 एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब x1 > सम पॉजिटिव वैल्यू। अब वही चीज़ कि पॉजिटिव होगा तो कुछ तो फाइनाइट ही होगा ना यार। ये मान लो कल को ये 10⁻10 हो गया, x1 इससे छोटा होगा, मतलब इतना ही वैल्यू ये अटेन कर सकता है x1, लेकिन ये सारा रियल नंबर तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, कुछ तो फाइनाइट ही होगा ना, पूरा x2 + y2 कुछ तो फाइनाइट ही आएगा। तो ये वैल्यू कुछ भी हो, पूरा रियल एक्सिस थोड़ी है कभी कवर कर पाएगा, तो स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो तुम नंबर भी पुट करके देख सकते हो, हालांकि समझ आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लो। और यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं, इतने ही सवाल आए थे अप्रैल में, है ना। आई होप तुमको सब सवाल मतलब समझ आया होगा। और देखो कुछ भी डिफ़िकल्ट पूछा नहीं उन्होंने, है ना, तो स्किप मत करना है चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि नहीं बनता है, जब तक डी मोवियर थ्योरम तक पहुँचते हैं वो लोग, तेल निकल जाता है तब तक सबका। ठीक है, तो सब स्किप कर देते हैं इसको, लेकिन मत करना। देखो सब तो आसान ही था, कुछ भी मतलब टफ नहीं था, है ना। तो ठीक है, बाय।